students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the revision through MCQ discussion series, and topic for this lecture is solutions. Right, so in previous two lectures we have revised all the concepts of the chapter, starting from concentration terms, then vapor pressure, Raoult's law and colligative properties, degree of association, degree of dissociation, etc. And now in this video we will be discussing the NCERT exemplar problems, right? So you will have more thorough revision of the concept through these questions. Let's start with question number 1. The first question is, which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? You have to relate two things. What are those two things? Concentration of solution and its vapor pressure. So हमने solutions chapter के अंदर क्या relation देखा concentration का और vapor pressure का, ये बताना है. Options are mole fraction, ppm, mass percentage or molality. So can I say it is mole fraction? There was a relation by Raoult's law, pressure, small p or capital P symbol, but if it is PA, it is partial pressure of component A. It is directly proportional to mole fraction of that component. So in Raoult's law we have written the expression PA is equal to XA into PA naught, where PA naught is the partial pressure of component A in pure state. Is it clear? So it is XA. XA मतलब mole fraction है बेटा ये. This is through Raoult's law. As a result, आपका आंसर है mole fraction. It is not ppm, it is not mass percentage, it is not molality, right? मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन होता है पार्शियल प्रेशर का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में बेटा दोनों के मोल्स का कंपैरिजन आ जाता है. कॉमन सेंस की बात है, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, बट मोल फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ मोल्स नहीं है, उसमें कंपैरिजन है ए के मोल्स का विथ टोटल मोल्स. हम इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB upon Na plus Nb into total pressure in pure state, right? ओरिजिनली उसका कैसा प्रेशर था, ये वो कंपोनेंट है और ये मोल फ्रैक्शन है. एज अ रिजल्ट, सो NCERT एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने चूज किया, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक्सप्रेशन यू हैव टू टेल ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ. आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Second question is, on dissolving sugar in water at room temperature, the solution feels cool to touch. एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके उसमें शुगर डाल दिया और टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं अगर, तो कूल है वो, ऐसा फील होता है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड? Sugar crystals in cold water, sugar crystals in hot water, powdered sugar in cold water और powdered sugar in hot water. क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है क्वेश्चन के थ्रू कि शुगर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच. एज अ रिजल्ट, कूल का क्या मतलब है कि आपने शुगर को पानी में डाला तो रिएक्शन एंडोथर्मिक था. एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. कैन आई से डिसोल्यूशन ऑफ शुगर? शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया ना, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर in water is endothermic. क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई थी, ये क्वेश्चन ने बताया था. अदरवाइज भी आपको खुद भी पता है कि अगर हम हीट करते हैं तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ शुगर वाटर में डिसॉल्व होने लगती है. तो ये एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है, एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी, राइट? हीट सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके शुगर डिसॉल्व होती है. आप और हीट दो तो और शुगर डिसॉल्व होती है. तो इसका मतलब है कि आपको हीट करना पड़ेगा, मतलब कि हॉट वाटर चाहिए. तो हॉट वाटर इज रिटन इन बी ऑप्शन एज वेल एज इन डी ऑप्शन. कोल्ड वाटर तो गलत हो जाएगा. तो हॉट वाटर में शुगर क्रिस्टल डालने से ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर हम पाउडर्ड शुगर डालें?
शुगर क्रिस्टल से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या पाउडर्ड शुगर से? क्वेश्चन ने ये पूछा था इन विच केस देयर इज मोस्ट रैपिड डिसोल्यूशन, ज्यादा डिसोल्यूशन कब होगी? आंसर इज विद पाउडर्ड शुगर। कैन आई से पाउडर्ड शुगर का मतलब है मोर सरफेस एरिया? पाउडर्ड शुगर हैज मोर सरफेस एरिया, एज अ रिजल्ट द डिसोल्यूशन विल बी फास्टर। बेटा एक कोयले का पीस को हम बर्न करते हैं या फिर हम कोयले का पाउडर बना के बर्न करते हैं तो कब कंबस्टन फास्ट होगी? जब आप पाउडर बनाओगे। तो पाउडर्ड स्टेट में हमेशा रिएक्शन फास्ट होता है, चाहे वो कोल है, आप कोल का बर्निंग कर रहे हो या आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो या आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो, इन पाउडर्ड स्टेट रिएक्शन विल बी फास्टर, राइट। सो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए ये जो बिगनिंग के क्वेश्चंस हैं दे आर क्वाइट सिंपल एंड दे हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at equilibrium the rate of dissolution of a solid solute in volatile liquid is, you are given equilibrium, एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला है, rate of dissolution of solid solute in a volatile liquid is less than the rate of crystallization और ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कंपेयर करना है कि शुगर ले लेते हैं एग्जांपल, सॉलिड सोल्यूट दिया है ना, शुगर ले लो। तो शुगर को जब वाटर में डालते हैं शुगर डिसॉल्व होती है। देखो एक बीकर में हमने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड एडिंग शुगर इनटू इट। वाटर में जब आप शुगर डालते हो तो ये डिसॉल्व होती है, बट फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, लेट्स से कि 10 ml वाटर लिया था, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शुगर ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। 2 ग्राम आपने पहले डाला तो वो सॉल्युबल हो गया, फिर आपने 1 ग्राम और डाल दिया वो भी सॉल्युबल हो गया, फिर आधा ग्राम और डाला वो भी सॉल्युबल हो गया। अब आप कुछ अमाउंट और डालते हो तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो रादर बॉटम पे जाके बैठ जाता है, मतलब कि क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू तक ही होती है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो जो भी जितने ग्राम उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी है वो फिक्स्ड रहेगा, डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर। तो अब बेटा बिगनिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट था, क्योंकि बिगनिंग में आप शुगर डालते थे वो डिसॉल्व हो रही थी, क्योंकि बहुत ही कम शुगर डाली थी, फिर और डाली वो डिसॉल्व हो गई। सो बिगनिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ही चल रहा है, धीरे धीरे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बढ़ता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। सो एट इक्विलिब्रियम हम क्या मेंशन करेंगे, एट इक्विलिब्रियम दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। ये आपने +1 में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस का रेट इक्वल हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, रेट ऑफ dissolution becomes equal to the rate of crystallization, rate of crystallization। शुरू में फास्ट रेट पे शुगर डिसॉल्व करती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपने अमाउंट इंक्रीज कर दिया है तो फिर एक लिमिट के बाद वो शुगर जो है बाहर आ जाएगी वाटर में से, बिकॉज वाटर के पास अब कैपेसिटी नहीं है टू डिसॉल्व मोर शुगर, सो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इसको हम ना एक कलर्ड शुगर की हेल्प से देख भी सकते हैं। रेगुलर शुगर तो कलरलेस होती है, उसका तो कलरलेस सोल्यूशन बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिसॉल्व हो रही है या क्रिस्टलाइज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव शुगर लेते हैं। रेडियो एक्टिव शुगर बेटा कलर्ड होती है। रेडियो एक्टिव का मतलब है जैसे शुगर का फॉर्मूला है ना C12H22O11, ये सुक्रोज और शुगर, तो इसमें कोई हायर आइसोटोप ले लो, जैसे कि C13 आइसोटोप ले लिया तो कलर्ड शुगर बना दी है। ये जो कलर्ड शुगर है ये आप डिसॉल्व करते हो इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। डिसॉल्व करने पे बिगनिंग में हमें लगता है कि पूरा का पूरा सोल्यूशन कलर्ड हो गया, बट एक स्टेज के बाद, क्योंकि ये कलर्ड है ना तो आपको दिखेगी, एक स्टेज के बाद पहले आप रेगुलर शुगर डाल लो। रेगुलर शुगर तो कलरलेस है, कलरलेस सोल्यूशन में अब आप रेडियो एक्टिव शुगर डालो, रेडियो एक्टिव शुगर का कलर है, तो कलर्ड शुगर बॉटम पे क्रिस्टल बन के आपको दिखेगी,
crystallized form of sugar will be there. तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप देख भी सकते हो. तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके इक्वल हो जाते हैं. जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, मतलब जब तक दोनों के रेट इक्वल नहीं हुए, तब तक तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, डिसोल्यूशन हो रही है. तो ये क्वेश्चन का पर्पस है कि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाए कि सॉल्युबिलिटी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. राइट. सो आंसर क्या बना हमारा? क्वेश्चन क्या था? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हेंस द आंसर इज सी ऑप्शन. अगर बिगनिंग बोला जाए तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज फास्टर. कभी कभी इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी कर दिया जाता है बाय सम एक्सटर्नल पैरामीटर, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड आता है. उस केस में फिर रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, उसमें रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाएगा. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपने 11th क्लास में अंडर द टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम कर भी रखा है. तो यहाँ फिर से रिवाइज होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. Coming to the next question now. The question on our screen is maximum amount of solute that can be dissolved in specified amount of a solid. Let me read the question again. Maximum amount of solid, बेटा शुरू में solid solute दिया था. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in specified amount of given liquid solvent does not depend on. ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्ट की है या शुगर की है. सॉलिड है ना, सॉलिड बोला है, तो किसी भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, शुगर, सॉल्ट या कोई और यूरिया ले लो. तो हमने सॉलिड सॉल्यूट ले लिया, उसका सॉल्युबिलिटी किस पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन बताना है. हमारे को दे रखा है टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, pressure and nature of solvent. These are the 4 parameters given to us. तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. नेचर के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस सॉल्वेंट में कौन सा सोल्यूट डाला है, वो तो मेन चीज है. नेचर दोनों का देखना पड़ता है, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, क्योंकि उनके अंदर आपस में बॉन्ड बनना है, उन्होंने हाइड्रेट होना है, सॉल्वेंट ने आके हाइड्रेट करना है सॉल्यूट को. राइट. या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, या फिर कोई और इंटरेक्शन क्रिएट करनी है, तभी जाके सॉल्युबिलिटी अचीव होगी. पर प्रेशर का कोई रोल नहीं होता. कीप इन माइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर पे कोई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो प्रेशर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अंदर इंक्रीज आता है. पर अगर आपका सैंपल सॉलिड है या सैंपल लिक्विड भी हो, एक बीकर में आप कोई लिक्विड डाल रहे हो या एक बीकर में आप कोई सॉल्ट या कोई शुगर डालते हो, तो प्रेशर का फिर कोई रोल नहीं है. टेम्परेचर का, नेचर ऑफ सोल्यूट का, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का. राइट. प्रेशर हैज नो रोल. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the solubility of solid. As a result आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है सी ऑप्शन. टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नेचर भी अफेक्ट करेगी. नेचर का मतलब है कि सॉल्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा, सॉल्वेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, सॉल्वेंट का पोलैरिटी कैसा है. तो इसमें एक बात याद रखनी है, नेचर जो है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर सॉल्युबल होगा. राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक दिस वाज 4th. कमिंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 5th is 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of NaCl is given. We are given NaCl of a particular molarity and volume is also given to you. And it is diluted by adding 1 liter of water. Find out molarity of the resulting solution. आपके पास NaCl given था और वो NaCl था 4 लीटर 0.02 मोलर. ठीक है. उसमें 1 लीटर वाटर डाल दिया. 1 लीटर वाटर एडेड मतलब टोटल वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया. टोटल वॉल्यूम इज 5 लीटर. तो मोलैरिटी निकालनी है नए वाले सॉल्यूशन की डाइल्यूशन के बाद.
So we can write m1v1 is equal to m2v2. m1v1 क्या चीज है, m इंटू v क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा चेंज नहीं होंगे, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे. ठीक है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 करके हम वैल्यूज पुट कर देंगे. पहले 4 लीटर वॉल्यूम था, 0.002. एक मिनट, क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं. ये वैल्यू है 0.02. सो 0.02 पुट करना है, वॉल्यूम 4 लीटर पुट करना है, नया मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, नया वॉल्यूम 5 लीटर है. कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m? जो भी मोलैरिटी आएगी वो आफ्टर डिवाइडिंग 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5. इसको सॉल्व करते हैं, आंसर सीधा मोलर में आएगा. 0.016 विल कम. यूनिट्स विल बी मोलर. मोलर का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर. लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन. मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, इट इज डी ऑप्शन. सिंपल क्वेश्चन. आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट करोगे मोलैरिटी चेंज होगी. मोलैरिटी कितनी चेंज होगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज करना है, ये मेन कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन. मोलैरिटी बदलेगी, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे. तो m इंटू वी बेटा नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो याद रखना है. m इंटू वी, वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर्स में दिया था, तो 4 लीटर के अंदर 1 लीटर हमने ऐड किया, सो 5 लीटर टोटल वॉल्यूम बना. राइट, सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम exemplar. Low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude. हाई altitude पे मतलब हिल्स के ऊपर, जब आप हाइट पे जाते हो तो ब्लड के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन रहती है ऑक्सीजन की. वाई सो? इज इट ड्यू टू लो टेम्परेचर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बोथ टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखिए, इसमें हमने ये कंसिडर करना है कि ये एटमॉस्फेयर है और हमारे पास ये सिचुएशन है, ये कोई हिल है और नीचे सी लेवल है. पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था. दिस इज द सी लेवल एंड हेयर इज द हिल. तो सी लेवल पे तो बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर है, क्योंकि एयर का प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है. एटमॉस्फेयर की हाइट ज्यादा फील होती है एट दी सी लेवल, बट हेयर प्रेशर इज लो. लो प्रेशर ऑन ए माउंटेन, लो प्रेशर ऑन ए हिल. जब प्रेशर एयर का कम है, मतलब एयर जो आप इनहेल कर रहे हो वो लेस अमाउंट में मिल रही है. एज ए रिजल्ट लेस एयर मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो लेस. लेस एयर मीन्स लेस ऑक्सीजन. तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन is there in the blood and in the tissues of people which are living at high altitude. उसका रीजन क्या है? Because atmospheric pressure is low. This is the answer. Low atmospheric pressure. ये atmospheric pressure हम करते हैं कैलकुलेट. P is equal to H rho G. This is the air column. Let's say कि यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, ये जहाँ टिक किया मैंने, ठीक है. तो हिल पे एयर कॉलम का हाइट कम है और नीचे आओगे तो एयर कॉलम का हाइट ज्यादा है. एज अ रिजल्ट जो सी लेवल पे है उसको मोर एयर मिलती है और जो हिल पे है उसको लेस एयर मिलती है. लेस एयर मीन्स लेस ऑक्सीजन. और बेटा यहां टेम्परेचर का रोल नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कांस्टेंट है बॉडी टेम्परेचर. तो जो यहाँ सॉल्युबिलिटी है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे मेजर से अफेक्टेड नहीं रहेगी. वी कैन राइट हेयर सॉल्युबिलिटी इज, solubility of air is not affected by external टेम्परेचर. वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है. बॉडी टेम्परेचर तो फिक्स्ड होता है चाहे कहीं भी रहो.
राइट। सो इन दिस वे एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर आपने इफेक्ट नहीं देखना, प्रेशर से ही इफेक्ट पड़ता है। माउंटेन पे लो ऑक्सीजन मिलती है, तो उसी वजह से माउंटेन्स के ऊपर कई बारी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके जाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली एयर कम है तो ऑक्सीजन भी कम है। क्लियर। सो सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं इन वन फॉर्म और द अदर। नाउ कम्स द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। Henry's constant, it will increase with increase in temperature or decrease, or it will remain constant, or it first increases and then decreases. तो Henry's law, एक मिनट, इन Henry's law हमने पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है इट इज डिपेंडेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू KH इंटू XA, राइट। तो वो आपको बताना है कि KH के ऊपर कमेंट करना है, टेम्परेचर से वो इंक्रीज करेगा। ये बेटा एक तरह से कांस्टेंट है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया KH, विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, राइट। तो जिस तरह से कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, as temperature increases KH will also increase। कांस्टेंट के अंदर पैरामीटर्स होते हैं कि कौन सी गैस है और कौन से लिक्विड में तुम डिसॉल्व कर रहे हो, वो गैस की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नेचर, उसकी पोलैरिटी, उसके कैसे बॉन्ड बनेंगे, वो सॉल्वेंट के साथ जाके किस तरह की इंटरेक्शन करेगी। इट कैन बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कैन बी डाइपोल डाइपोल, और इट कैन बी वंडर वॉल। तो सारा इंटरेक्शंस जो हैं वो फेवरेबल हो जाती हैं एट हाई टेम्परेचर, बॉन्ड बनना बेटर हो जाता है एज अ रिजल्ट। तो कांस्टेंट जो KH है उसका वैल्यू जो आएगा, इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। योर आंसर बिकम्स A। KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ये याद रखना है, हर गैस का अपना KH होता है। KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, हर गैस का KH अलग है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कौन से सॉल्वेंट में आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो। अनदर क्वेश्चन ऑन KH वैल्यू ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड मीथेन आर गिवन। सम फिक्स्ड वैल्यूज आर देयर। फॉर आर्गन ये 40.39 दिया है रिस्पेक्टिवली, लिखा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का 1.67, फॉर्मेल्डिहाइड का 1.83 इंटू 10⁻⁻⁵, फॉर्मेल्डिहाइड भी गैस है। मीथेन 0.413। ये चार वैल्यूज गिवन है फॉर 4 गैसेस। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में हमें अरेंज करना है। तो प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ऊपर, तभी तो हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू XA। XA क्या डिपिक्ट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब XA सॉल्युबिलिटी को दिखा रहा है। सो KH इंटू XA इज कांस्टेंट। कैन यू सी दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट? सो हायर इज KH, higher is the value of KH, lesser is the solubility। solubility हम KH के साथ साथ जो मोल फ्रैक्शन लिखा है, मोल फ्रैक्शन के अंदर हम solubility को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो KH बढ़ेगा तो solubility कम होगी। तो अब देखो सबसे छोटा वैल्यू KH का हमें किस गैस के लिए दे रखा है? सबसे छोटा वैल्यू दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, ये वैल्यू 1.83 इंटू 10⁻⁻⁵। दिस इज गिवन फॉर फॉर्मेल्डिहाइड। एंड फॉर्मेल्डिहाइड का जो KH है सबसे कम है, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू है आर्गन की। आर्गन है 40.39, तो आर्गन का KH सबसे हाई, मतलब आर्गन विल बी लीस्ट सॉल्युबल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। Higher is the KH, lesser is the solubility, keep in mind। As a result आपके पास ऑप्शन C बनेगी। C ऑप्शन आपका आंसर बनेगा क्योंकि आर्गन का वैल्यू लीस्ट आएगा।
आर्गन इज लीस्ट सॉल्युबल, नोबल गैस है ना, नोबल गैस मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना पाएगी, जो बॉन्ड बनाएगी ये वो वंडरवॉल इंटरेक्शन होगी विच इज अ वीक इंटरेक्शन। फॉर्मेलिडिहाइड तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा सो वाटर के साथ, सो हायर सॉल्युबिलिटी आएगी, राइट। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना है, हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस में कभी तो हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते हैं Pa इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, जब कभी आप ऐसे लिखोगे तो यूनिट्स के लिए केयरफुल रहना है। के एच के यूनिट्स बेटा बनेंगे Pa अपॉन एक्स ए, आई मीन टू से के एच विल बी एक्सप्रेस्ड इन एटमोस्फियर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं। कभी कभी ऐसा भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ये ऐसे भी देते हैं। तो के एच के यूनिट्स क्या बन गए, के एच इज एक्स ए अपॉन पी ए, हेंस इसके यूनिट्स बन गए हैं एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो नॉर्मल में तो ये एक्सप्रेशन यूज करा जाता है, ये वाला पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, बट कभी कभी न्यूमेरिकल के ऊपर देख के, हमारे इस क्वेश्चन में तो कोई यूनिट्स दिए ही नहीं थे, तो ये वाला जो के एच है, ये लेफ्ट वाला, 1 सेकेंड, ये जो लेफ्ट वाला है ना बेटा, ये राइट वाले का रेसिप्रोकल है, इसको मैंने के एच प्राइम कर दिया, तो क्योंकि यूनिट्स भी अलग अलग हैं, बी केयरफुल, राइट। तो इस तरह से हेनरीज लॉ के जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें उसके लिए यूनिट्स को पहले चेक करना होता है। अब इस क्वेश्चन में तो कोई यूनिट नहीं दिया है, नॉर्मल हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, राइट। Coming to question number 9, we have 2 beakers of capacity 500 ml each. एक बीकर A है और एक बीकर है B. 400 ml of water is kept in beaker A, and in beaker B you have kept 400 ml but not water. You are given NaCl solution which is 2 molar. एक में water डाल दिया, एक में NaCl डाला 2 molar. At the same temperature, both the beakers were placed in closed containers of same material, same capacity as shown in figure. दोनों beakers का same size है, same capacity है. At a given temperature, which of the following is correct about the vapor pressure of pure water and that of NaCl solution? किसका vapor pressure कम है या ज्यादा है, उस पर कमेंट करना है. So A option is vapor pressure of वाटर इज मोर, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए मतलब वाटर, ए में क्या लिखा है, वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर, मतलब ए में तो वाटर है, ये ए ऑप्शन में कह रहा है कि वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी में कह रहा है वाटर का लेस है, सी में बोला जा रहा है इक्वल है, एंड डी में बोला जा रहा है वेपर प्रेशर इन कंटेनर बी इज ट्वाइस देन इन ए। तो अब हम डिस्कस करें अगर, तो वाटर, देखो ये हमारे चैप्टर का मेन पंच लाइन है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आपने शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाला, सब नॉन वोलाटाइल है, तो जब भी आप सॉल्ट डालते हो या शुगर डाल देते हो तो वो आके कुछ ना कुछ जगह सरफेस पे ऑक्यूपाई करता है, और वेपर तो सरफेस से ही बनना है, इवेपोरेशन सरफेस से होनी है। सरफेस पे ज्यादा वाटर है तो ज्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा, सरफेस पे कम वाटर है तो कम वाटर इवेपोरेट करेगा। तो NaCl डालो या शुगर डालो, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ए बीकर में वाटर था, बी बीकर में आपने वाटर के अंदर सॉल्ट डाल रखा है, तो बी बीकर में से भी इवेपोरेट तो वाटर नहीं होना है बट लेस इवेपोरेशन, लेस इवेपोरेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम बी बीकर। Less evaporation means less vapor pressure. A will have more vapor pressure, right? So we can write vapor pressure of water is more than vapor pressure of salt solution. इसी के बेस पे तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कीप इन माइंड, ये बेटा आपके चैप्टर की मेन लाइन है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हमारा आंसर बना कि ए बीकर में से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, राइट। सिंपल क्वेश्चन था बट डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करके आपको दिया जा रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2
liquids A and B, they form minimum boiling azeotrope at some specific composition. कौन सा azeotrope दिया है आपको? minimum boiling. You are given minimum boiling azeotrope. Then you have to mention A-B interactions are stronger than A and B. और B option है vapor pressure of solution increases because more number of molecules can escape. C option है vapor pressure decreases. D option है A-B interactions are weaker. तो क्या करेंगे आप? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से ये समझते हो ना कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग ये निकलता है कि बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? जल्दी बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब जल्दी बॉयल हो रहा है। क्यों जल्दी बॉयल हो रहा है? क्योंकि मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, मोर वेपर प्रेशर, यही मीनिंग है लो बॉइलिंग पॉइंट का। मोर वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि जब ए अकेला था और बी अकेला था तो उतने वेपर्स नहीं बन रहे थे। अब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, अब ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा है। मोर वेपर प्रेशर क्यों आ रहा है? बिकॉज मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड। अब बात है कि ज्यादा वेपर क्यों बन रहे हैं? ए और बी को मिक्स करो तो ज्यादा वेपर क्यों बनते हैं? क्योंकि ए और बी के अंदर ठीक से बॉन्ड नहीं बना, ए और बी ने ठीक बॉन्ड नहीं बनाया। कैन आई से ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस? they are weaker than AA and BB interactions. As a result आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है डी ऑप्शन, AB interactions are weaker. तो हम कहां से क्वेश्चन को पकड़ते हैं वो देखना होता है। क्वेश्चन ने कहा था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया। दो तरह के एजियोट्रॉप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग भी, मैक्सिमम बॉइलिंग भी। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का दोनों कंपोनेंट से कम है, एज अ रिजल्ट उसके फिर वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो इस तरीके से हम शो भी कर सकते हैं थ्रू डायग्राम। ऐसा आप एजियोट्रॉप ड्रॉ करो, अगर कर्व ड्रॉ करना है तो ये बनेगा। एक एक्सिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं इन दिस वे। यू हैव टू ड्रॉ द बॉइलिंग पॉइंट कर्व एंड ये लोएस्ट पॉइंट जो आता है ये एजियोट्रॉप है। ये समझ लो HCl है, ये वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ये एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है। एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। तो HCl एग्जाम्पल गलत ले लिया, हमें अल्कोहल लेना था ना, सम अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो यू हैव टू टेक सम अल्कोहल। मीथेनॉल ले लो, मीथेनॉल एंड वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। ये बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉप का, इट इज लेस देन ईदर ऑफ देम, राइट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन का केस है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब पॉजिटिव डिविएशन। लो बॉइलिंग पॉइंट तभी आता है जब ज्यादा वेपर्स बने। ज्यादा वेपर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ए और बी में बॉन्ड नहीं बना। अल्कोहल और वाटर में उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया जितना वाटर और वाटर में था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, predict which of the following will show positive deviation from Raoult's law. You are given methanol acetone, chloroform acetone, nitric acid and water, and phenol and aniline. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं हम। आपको क्या क्या बताना है? पॉजिटिव डिविएशन इंडिकेट करना है चार ऑप्शन में से। अल्कोहल और एसीटोन, मिथेनॉल है ना, अल्कोहल मतलब मिथेनॉल इज गिवन, इनको कंसिडर करते हैं CH3OH। अल्कोहल और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड था, इनके अंदर कैसा बॉन्ड था? H बॉन्ड। अब आपने इसके अंदर आके एसीटोन डाल दिया है। एसीटोन मॉलिक्यूल्स विल कम इन बिटवीन। जब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स बीच में आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो गया और
एक वीक इंटरेक्शन आएगी। एसीटोन तो अल्कोहल के साथ उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता जितना अल्कोहल में था। सो ए बी इंटरेक्शन इज वीकर, ए बी इंटरेक्शन इज वीकर। जब जब ए बी इंटरेक्शन वीक होगी तब तब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। मोर वेपर्स का मतलब मोर वेपर प्रेशर, हेंस पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में ही पॉजिटिव डिविएशन आ गया। अब हम बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज गिवन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन बी ऑप्शन में दिया था। यू हैव Cl अटैच्ड थ्रू कार्बन, क्लोरोफॉर्म में CHCl3, एक कार्बन पे 3 क्लोरीन लगी हैं। इस बीकर में जिसमें क्लोरोफॉर्म है हमने एसीटोन मिक्स कर दिया है, ये एसीटोन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पहले तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो यहां पे आ जाएंगे लेस वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। और हमारी सी ऑप्शन थी नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। एसिड एंड वाटर ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नेगेटिव डिविएशन। क्योंकि कल प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो एसिड होता है वो वाटर में आयोनाइज हो जाता है, फिर वाटर H+ के चारों तरफ भी आ जाता है, H+ एंड नाइट्रेट दोनों के राउंड वाटर आ जाता है। H+ एंड नाइट्रेट आयन both get hydrated, both of them will get hydrated, and the D option is phenol and aniline. फिनोल एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है वैसे फिनोल भी एसिडिक होते हैं। तो एक आपके पास एसिड है, एक आपके पास बेस है। एसिड और बेस को आप मिक्स कर रहे हो तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? इमीडिएटली दे विल कंबाइन विद ईच अदर, दे विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, आपस में अच्छे से जुड़ेंगे तो वेपर्स नहीं बनेंगे, दे विल नॉट एस्केप आउट ऑफ द वेसल। सो बी सी डी में नेगेटिव डिविएशन थी, ए ऑप्शन में पॉजिटिव डिविएशन थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आपको दिया है NaOH 1 मोलर, सोडियम सल्फेट के बाद अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है। तो डेल्टा TB इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी एंड द फुल एक्सप्रेशन इज डेल्टा TB इज I into KB into M। वेंट ऑफ फैक्टर देखना पड़ेगा। वेंट ऑफ फैक्टर मोलैरिटी और मोलैरिटी तो सेम ले लिया जाता है क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है ना, वाटर एक्वा सोल्यूशन लिखा है यहाँ, वाटर सॉल्वेंट है तो डेंसिटी वाटर की 1 है तो मोलैलिटी एंड मोलैलिटी विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चारों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट उनके वेंट ऑफ फैक्टर बेटा सेम नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर NaOH है जो, इट विल ब्रेक इनटू 2 आयन्स। कौन कौन से 2 आयन्स आएंगे? Na+ एंड OH नेगेटिव। उसके बाद सोडियम सल्फेट, इट विल ब्रेक इनटू 3 आयन्स। कौन कौन से 3? 2 सोडियम और 1 सल्फेट। फिर अमोनियम नाइट्रेट, इट विल गिव 1 अमोनियम एंड 1 नाइट्रेट एंड KNO3, ये भी 2 में ब्रेक होगा। कौन कौन से 2? 1 इज K पॉजिटिव एंड अदर इज NO3 नेगेटिव। सो मैक्सिमम वेंट ऑफ फैक्टर किसका आएगा? सोडियम सल्फेट का। यहाँ पे I3 आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, इसको वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। सबका I लिख दिया। सो हायर I for sodium sulfate, therefore maximum delta TB। तो maximum delta TB means maximum TB। TB क्या चीज है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। तो क्वेश्चन ने कहा था हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन 13 इज द यूनिट ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज।
देखो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, ये नाम ही अगर हमें ना पता हो तो हम फंस जाएंगे क्वेश्चन में। के बी बेटा एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एंड अनदर नेम इज, क्वेश्चन में देखो ABULLIO एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, दिस इज द एक्सप्रेशन। हम के बी के यूनिट्स निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन एम का रेशो है, तो डेल्टा टीबी मतलब टेम्परेचर, ये तो हो गया केल्विन, और ये पर मोलल। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस में केल्विन को आगे मोलल को खोल के लिख रखा है, कैन आई से केल्विन, मोलल मीन्स मोल्स पर केजी, केजी ऊपर जाएगा, मोल्स पर केजी में मोल नीचे रहेगा, पर केजी का केजी ऊपर आ गया। अब हम यूनिट्स देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, केल्विन किलोग्राम पर मोलल, ए ऑप्शन ही आपका आंसर है, इट इज रिटन इन ए ऑप्शन। इन दिस वे यूनिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट गलत कर दिया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, in comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 molar MgCl2 is। आपको कंपेयर किस किस को करना है, ग्लूकोज और MgCl2 को, ठीक है। तो दोनों का मोलैरिटी सेम है, ये देखो ये 0.01, ये भी 0.01। तो अब क्या करेंगे, वेंटो फैक्टर देखेंगे, ग्लूकोज ने तो ब्रेक होना नहीं, ग्लूकोज का I1 है, डस नॉट डिसोसिएट, सॉल्ट नहीं है ना ये, MgCl2 सॉल्ट है, इट विल ब्रेक इनटू आयोन्स। कौन कौन से आयोन्स इसमें से निकलने हैं MgCl2 में से, द आयोन्स प्रोड्यूस्ड विल बी मैग्नीशियम +2 एंड 2 क्लोराइड आयोन्स। तो इसका I कितना आएगा, 3 आयोन्स में ये ब्रेक हो रहा है, इसका वेंटो फैक्टर 3 है। सो क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हेंस वी कैन से डेल्टा TF फॉर MgCl2 कंपेयर्ड विद डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो गया 3/1 इंटू KF इंटू M इंटू KF इंटू M। मोलैलिटी दोनों की सेम है, मोलर दिया है दोनों 0.01, तो ये पैरामीटर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, योर रेशियो विल कम आउट टू बी 3। कोई भी वैल्यू अगर आप MgCl2 के लिए कैलकुलेट करोगे, चाहे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो या कोई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ लो ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया या हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दे दिया, तो MgCl2 का 3 गुना आएगा ग्लूकोज के कंपैरिजन में। ऑप्शंस में लिखा है, क्या वो सेम होगा या ट्वाइस या 3 टाइम्स, आंसर इज 3 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंस है वेंटो फैक्टर का। वेंटो फैक्टर डिपेंड करता है कि सॉल्ट कितने आयोन्स में ब्रेक हो रहा है या नहीं भी ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो रहा। जो ब्रेक नहीं होते हैं बेटा उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Glucose is non-electrolyte. Coming to the next question now, question number 15. An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because the options are, it gains water due to osmosis, it loses water due to reverse osmosis, it gains water due to reverse osmosis, it loses water due to osmosis। देखो क्या किया है कि हम मैंगो का पिकल बनाते हैं ना, जब मैंगो का पिकल बनाते हो आप, 1 सेकेंड, तो आप उसको सॉल्ट के अंदर डाल देते हो, तो क्या इफेक्ट होता है, सॉल्ट में हमने क्यों डाला है, दिस इज द सिचुएशन। Pieces of mango are taken and they are put in salt. We want it to get converted to pickle. तो क्या होता है,
ये मैंगो था और आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, NaCl। NaCl हम सॉल्ट डालते हैं, पानी तो वो खुद ही छोड़ देता है, राइट। तो क्या सिचुएशन होगी बेटा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, एक्सेस में सॉल्ट डालना पड़ता है पिकल बनाने के लिए। तो डाल्यूट से ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहां होती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम, keep in mind, from dilute solution to concentrated solution। dilute solution से concentrated solution तक movement रहती है, from dilute solution to concentrated solution। ये था मैंगो। तो एरो किधर को लगाना है? जब मूवमेंट होगी इसके अंदर से कंटेंट बाहर आता है। कौन सा कंटेंट? सॉल्वेंट। जो भी इसके अंदर के जूसेस हैं वो बाहर आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस की वजह से उसके अंदर का वाटर बाहर आ जाता है, तो मैंगो के पीसेस श्रिंक हो जाते हैं। श्रिवल का मतलब श्रिंक हो जाना। श्रिंक क्यों हुआ है? ऑस्मोसिस की वजह से। इसको बेटा एक्सऑस्मोसिस कहते हैं, बिकॉज वाटर इज कमिंग आउट, और यू कैन से जूसेस आर कमिंग आउट। एज ए रिजल्ट हमारा आंसर बनता है डी ऑप्शन, इट लूजेस वाटर, दैट इज व्हाई इट श्रिंक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। So question 16, at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बेटा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और हमें यह बताना है कि किसी टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और लोअर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेम एज दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल टू CRT लिखते हैं हम। कैन आई से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है सोल्यूशन का, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखो हमारे पास ये सिचुएशन है, लेट्स से आई हैव थीसल फनल विच हैज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन द बॉटम and it is kept in a beaker of water. Outside you have a simple water in the beaker and sugar solution is there in the funnel, in the Thesel funnel, sugar solution. And I'll make the whole arrangement again because we will compare dilute solution and a concentrated solution. Another setup, again a funnel, Thesel funnel is kept and water is taken in the container outside, sugar solution is inside. Inside you have kept sugar solution, but in the arrangement A, sugar solution is 1 molar. In the arrangement B, sugar solution is 2 molar, right? आपने एक तरफ डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड का, दोनों में ऑस्मोसिस चलेगा, दोनों में वाटर एंटर हो रहा है इनवर्ड्स, दोनों के अंदर रेट ऑफ फ्लो चल रहा है, बट रेट ऑफ फ्लो इज मोर इन द बी कंपार्टमेंट। यहां पे वाटर का लेवल हाई हो जाएगा, ऊपर ये सारा वाटर आ गया, इसमें भी ऑस्मोसिस हो रहा है बट वाटर का लेवल कम होगा। रेट ऑफ ऑस्मोसिस, रेट ऑफ osmosis is higher in concentrated solution. In concentrated solution rate of osmosis high होता है। As a result हमारा आंसर है in concentrated it is higher as compared to the dilute solution. A option is your answer. A में लिखा था ना higher. Clear? Coming to the question number 17. Consider the figure given below and mark the correct option. क्वेश्चन के अंदर ये फिगर आपको दी है,
फिगर में देखो, एक तरफ है फ्रेश वाटर और दूसरी तरफ क्या है, सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वाटर का कंपैरिजन करना है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो हमारी ऑप्शंस हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, or water will move from B to A, and then further descriptions are given कि pressure is lower than osmotic pressure, pressure greater than osmotic pressure. In the C option you are written pressure equal to osmotic pressure, in the D option again equal. So कब कहाँ से movement होगी, diagram के through हम analyze करेंगे। तो देखो सेंटर में SPM है, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेंटर में है और वाटर ने मूव करना है। वाटर बेटा ऑस्मोसिस में ऐसे मूव करता है ए कंपार्टमेंट से बी। ए से बी क्यों कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर सिंपल वाटर है और बी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ए से बी मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बी के ऊपर लगा दिया जाए, ये प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, फिर उल्टा काम हो जाता है, फिर रादर मूवमेंट अलग डायरेक्शन में हो जाएगी। अब ये एरोस मुझे हटाने पड़ेंगे क्योंकि अब हमने लिख दिया है ग्रेटर देन पाई। अगर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है फिर रादर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है डाइल्यूट की तरफ। मैं इस डायग्राम को फिर से बना के आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। ये देखो आपके पास वही सेटअप मैंने क्रिएट कर दिया जो डायग्राम में दिया था, वाटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट टू राइट जहां पे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा प्रेशर कुछ पुट कर रहे हैं ऊपर। लेट मी ऐड सम प्रेशर। ये देखो क्या किया, पिस्टन लगा के प्रेशर पुट कर दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था उसमें पानी कम था, तो उल्टा काम हो जाता है। रादर कॉन्सेंट्रेटेड का वाटर मॉलिक्यूल निकल के डाइल्यूट की तरफ आने लगता है। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज करते हैं। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन थ्योरी के अंदर भी आता है कि किस तरह से हम सी वाटर को साफ करते हैं, हाउ सी वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये अरेंजमेंट सेटअप कर दिया जाता है। ये जो NaCl सोल्यूशन जिस कंपार्टमेंट में है यहाँ सी वाटर डाल दिया जाता है। सी वाटर इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है। ये सेटअप क्रिएट कर दिया जाएगा, सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाएगी और आर्टिफिशियल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज एसीटेट की बना दी जाती है और इस तरह से टैंक में सेटअप क्रिएट करके मेम्ब्रेन लगा दी और मूवमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट होता है। तो आप जब प्रेशर लगाते हो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सी वाटर वाला जो कंपार्टमेंट है वहां से वाटर मूव करेगा और यहां वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहां पे सिर्फ सॉल्ट्स रह जाएंगे। इन दिस कंपार्टमेंट जहां मैंने सी वाटर लिखा है वहां पे सिर्फ सॉल्ट रह जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है, अब ऑप्शंस पे आते हैं। इट विल बी मूविंग, water will move from B to A if pressure greater than osmotic pressure is applied। B ऑप्शन आंसर। ये जो B ऑप्शन में लिख रखा है ये रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना है विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल यूज आपको बता दिया। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो अगर इस तरह से प्लांट लगा के उसको साफ कर लिया जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। We have three aqueous solutions of NaCl labeled as A, B, C and their concentrations are given। क्या क्या concentrations हैं? 0.1 मोलर, 0.01 and 0.001। तीन solution है, कोई dilute कोई concentrate आपको दे रखे हैं। The value of Vent of factor for them will be। किसका Vent of factor ज्यादा होगा तीनों में से? तो बेटा Vent of factor जो होता है I, Vent of factor I, it does not depend upon concentration, it depends upon
the number of ions produced after dissociation. कितने आयोन्स प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर डिसोसिएशन, या हो सकता है एसोसिएशन भी हो. प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ आयोन्स पे डिपेंड करता है. जैसे तुमने क्वेश्चन अभी किया था, सोडियम सल्फेट 3 में ब्रेक हो रहा था, उसका वेंटो फैक्टर ज्यादा था. NaCl 2 में ब्रेक होगा, उसका वेंटो फैक्टर कम होगा. पर यहां तो सारा ही NaCl दिया है. ऑल 3 सैंपल्स आर ऑफ NaCl. कॉन्सेंट्रेशन अलग होने से वेंटो फैक्टर नहीं बदलेगा. इट हैज टू बी 2, राइट. तो आंसर है सी ऑप्शन. कमिंग टू क्वेश्चन 19 नाउ. 19th क्वेश्चन में आपको KCl, NaCl एंड पोटेशियम सल्फेट 3 चीजें दे रखी हैं. तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर इज KCl, NaCl एंड पोटेशियम सल्फेट. हम ब्रेक करके देख लेते हैं. KCl को, NaCl को और पोटेशियम सल्फेट को. कैन आई से इट विल गिव 2 आयोन्स. दिस विल प्रोड्यूस 2 आयोन्स. यहां से 3 आयोन्स आएंगे. कौन कौन से 3 आयोन्स आएंगे? ब्रेक करते हैं पोटेशियम सल्फेट को. K2SO4 will give 2 potassium and 1 sulfate. As a result 3 ions are produced. तो KCl का 2, NaCl का 2, बट पोटेशियम सल्फेट का 3. आंसर बनता है बी ऑप्शन 2, 2 and 3 for 19th. Coming to the next question now. आपका क्वेश्चन नंबर 20. A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to it. आप जब थोड़ा सा भी A ऐड कर देते हो तो प्रेसिपिटेट बन जाता है. सॉल्यूशन A का था, उसमें थोड़ा और A ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ A इज एडेड, देन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. तो आपको बताना है द गिवन सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड. आंसर है बेटा सुपर सैचुरेटेड. क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस नो मोर solute can be dissolved. No more solute can be dissolved. But सुपर सैचुरेटेड में, पहले अनसैचुरेटेड की बात करते हैं. इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन more salt can be dissolved. More salt can be dissolved. But if it is super saturated, उसमें अगर एक पिंच भी सॉल्ट, सुपर सैचुरेटेड मतलब जितनी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए थी वो अचीव हो चुकी है, अब और पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. एज अ रिजल्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन ने कहा था प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब ये बी ऑप्शन है. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ. नेक्स्ट लिखा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 21 to 25 दे मे हैव 2 or more करेक्ट आंसर. अगेन दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर. तो यहां पे आंसर्स सिंगल करेक्ट नहीं है, 2 या मोर देन 2 भी हो सकते हैं. कमिंग टू द क्वेश्चन 21. वेंटो फैक्टर I इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. वेंटो फैक्टर के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था, ये होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल. नॉर्मल का मतलब होता है बेटा कैलकुलेटेड मोलर मास. कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल. एबनॉर्मल इज एक्सपेरिमेंटल. आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू गलत भी आता है कई बार. जब तक आप वेंटो फैक्टर नहीं लगाते थे गलत आता था. तो इसको एबनॉर्मल बोलते हैं. एक्सपेरिमेंटल मतलब एबनॉर्मल मोलर मास. और ये कैलकुलेटेड मतलब फॉर्मूले से जो तुमने कैलकुलेट किया. इसको थ्योरेटिकल भी कहते हैं, कैलकुलेटेड वाले को थ्योरेटिकल भी कहते हैं. जैसे NaCl का जो कैलकुलेटेड मोलर मास है, it is 23 plus 35.5 which is 58.5.
कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ NaCl ही है, और एक्सपेरिमेंट में तो हो सकता है हाफ आ जाए, अगर डिसोसिएशन होती है पूरी तो हाफ आएगा, डिसोसिएशन थोड़ी कम होती है तो हाफ से ज्यादा आ सकता है। तो इन दिस वे एक तो डेफिनेशन हो गई नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। बाकी ऑप्शंस में दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई बेटा ये होता है द वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो वेंट ऑफ फैक्टर आई इज ऑल्सो डिफाइंड एज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। मतलब कि एक्सपेरिमेंट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी ले सकते हैं, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो या आप ले लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंट से कितना आया और थ्योरेटिकली फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो कितना आया, इस रेशो को आई कहते हैं। इट कैन बी डेल्टा टी बी ऑल्सो, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। इन दिस वे आपके दो आंसर्स बन रहे हैं यहां। कौन कौन से? एक आंसर है ए ऑप्शन, एक आंसर है सी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये क्वेश्चंस जो हैं या दे आर रिक्वायर्ड फॉर थोरो रिवीजन ऑफ द चैप्टर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट विल बी रिवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव। आइसोटोनिक क्या होता है? हम किस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं? आइसोटोनिक मीन्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक टर्म यहां से निकाली गई थी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, ये कब सेम आएगा? आइसोटोनिक का कंडीशन हम मैथमेटिकली लिखते हैं I इंटू सी शुड बी इक्वल। I इंटू सी मतलब I1C1 इक्वल टू I2C2। वेंट ऑफ फैक्टर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास ऑप्शंस में ये तो दिया ही नहीं कि उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, तो आंसर बनेगा सी एंड डी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिजल्ट सेम आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा टीबी के लिए I इंटू के बी इंटू एम। सो कैन आई से I इंटू एम इज कॉन्स्टेंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ऐसा ही होता है, डेल्टा टी एफ होता है I इंटू के एफ इंटू एम। तो अगर ये कांस्टेंट आ गया तो सोल्यूशन को आइसोटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता, ना लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। या कह लो कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट देयर। ये मैं यहां मेंशन कर दूं, आइसोटोनिक के अंदर नो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। ये सिचुएशन है आपके पास। जो I इंटू सी लेफ्ट पे है वही I इंटू सी राइट पे है, तो इसको I1C1 I2C2 कह सकते हैं। दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएगा, उनका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सेम आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएगा। एज ए रिजल्ट फॉर क्वेश्चन 22 हमारा आंसर बनता है सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी एज वेल एज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following binary mixtures will have same composition in liquid and vapor phase? Same composition मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? सेम कंपोजिशन का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है एजियोट्रॉप कौन बनाएगा। Which will have same composition in liquid and vapor phase, मतलब जब एजियोट्रॉप बनाते हैं तो आपने ग्राफ में देखा हुआ है कि लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होता है वही वेपर का हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। तो बेटा एजियोट्रॉप आइडियल सॉल्यूशन में नहीं बनते। एजियोट्रॉप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के केस के अंदर ही बनता है। तो कीप इन माइंड जो हमारी ए ऑप्शन है बेंजीन एंड टॉल्विन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है। वाटर नाइट्रिक एसिड तो नेगेटिव डिविएशन का केस है। आपको बताया था वाटर एंड एसिड में हमेशा नेगेटिव डिविएशन, वाटर एंड अल्कोहल में हमेशा पॉजिटिव डिविएशन, और एनहेक्सेन एनहेप्टेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन है।
same type of polarities. Benzene non-polar, toluene non-polar, n-heptane, n-hexane दोनों non-polar, तो आइडियल बनता है. अब हमारे को बोलना है कि विच विल हैव सेम कंपोजिशन मीन्स, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? सेम कंपोजिशन का मतलब सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज मीन्स एजियोट्रॉप. तो एजियोट्रॉप कौन कौन बनाएगा? आंसर है बी एंड सी. जहां जहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है वहां वहां एजियोट्रॉप बनता है. नेगेटिव डिविएशन है बी में और पॉजिटिव डिविएशन है सी में. सो सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 25 नाउ, नहीं 24. Question 24. For a binary liquid solution, the variation in total vapor pressure versus composition of the solution is given by which curve? देखो आपको 4 कर्व्स दिए और बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है. बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट है आपके सॉल्यूशन में. अगर 3 कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको टर्नरी कहते हैं. बाइनरी मतलब 2 चीजें ए और बी तुमने मिक्स करी. तो वेपर प्रेशर कर्व चूज करना है. कहना इसे राउल्ट्स लॉ ने हमें सिखाया है. फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हम टोटल प्रेशर ऐसे कैलकुलेट करते हैं. ये तरीका है टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का. इट मीन्स वेपर प्रेशर इज चेंजिंग लीनियरली. वेपर प्रेशर चेंजेस लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन. विद मोल फ्रैक्शन. अब हमारे को जो ऑप्शंस दिए हैं, ग्राफ किस किस पैरामीटर में है? ग्राफ आपको दे रखे P मतलब वेपर प्रेशर और इधर दे रखिए मोल फ्रैक्शन. x1 x2 मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. तो बेटा आंसर बनेगा A एंड D ऑप्शन. लीनियर बिहेवियर आपको किस किस ग्राफ में दिख रहा है? लीनियर बिहेवियर इस इक्वेशन से दिख रहा है कि लीनियर बिहेवियर आना चाहिए. As a result, A and D are the answers for binary liquid solutions. मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर इस तरह वेरी करता है. किस किस के बीच में ग्राफ था? एक टोटल वेपर प्रेशर का और कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25. Colligative properties are observed when a non-volatile solute is dissolved in a volatile liquid, or non-volatile liquid is dissolved in another volatile liquid, or gas is dissolved in non-volatile, or volatile liquid is dissolved. Be careful, read the options carefully. हमारे को चैप्टर के बिगनिंग में ये बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसका कंडीशन है सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए. चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मोलर मास मेजर करते हैं. तो चारों में कंडीशन क्या होती है? एक तो सोल्यूशन डाइल्यूट रखना है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रिजल्ट्स रॉन्ग आ जाते हैं क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है. डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए. दूसरा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए. ठीक है, तो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल. बट सोल्यूट लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है. शुगर भी हम ऐड कर सकते हैं और हम हनी भी ऐड कर सकते हैं. वाटर में शुगर डाला, शुगर सॉल्यूशन बना. वाटर में हनी डाला तो हनी का सॉल्यूशन बन गया. तो इस तरीके से हनी लिक्विड है, शुगर सॉलिड है. तो आपका आंसर है ए एंड बी. नॉन वोलाटाइल सॉलिड होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल लिक्विड भी हो सकता है. एंड सॉल्वेंट तो वोलाटाइल ही होता है ना. सॉल्वेंट वाटर वो वोलाटाइल होगा, पर दोनों वोलाटाइल नहीं होंगे. अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वोलाटाइल ले लिया फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग नहीं है. और सी ऑप्शन में तो लिखा है गैस, वो गैस मतलब तो ऑलरेडी वेपर्स हैं. और डी ऑप्शन में वोलाटाइल लिक्विड लिखा है. सो एनीवे सी एंड डी आर रॉन्ग. आपका आंसर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is required. Non-volatile solute may be solid or liquid. कुछ भी हो सकता है ये. तो आंसर बनता है A and B. Right? So that is all for the chapter, all for the NCERT exemplar questions. In the next video, we will be taking up more questions. Till then, keep practicing
And for more videos, make sure you subscribe to this channel so that you can get more thorough revision through more questions. Thank you and bye bye.